नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने जानकारी ली। ये हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से मुगलों द्वारा नष्ट की गई और बाद में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के कारण, ये मैकॉले शिक्षा पद्धति के कारण हमारे भारत देश का, हमारे सनातन संस्कृति का किस प्रकार से नुकसान हुआ, ये हमने समझ कर लिया। आज भी हम इसी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया, हमारे जड़ों से निकाल फेंक दिया गया, इसके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी जो इतिहास में हमसे कहीं ना कहीं तो आज तक छुपाई गई है, वो आज हम समझ कर लेने वाले हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होने के कारण मेरा आप सभी से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आप ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस विषय के बारे में एक जागृति निर्माण हो। हमारे साथ आज इस संवाद में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी स्वयं ENT सर्जन हैं तथा अध्यात्म के अधिकारी संत भी हैं। आपके जो सामाजिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, इन क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, उनके अनुभव का हम सभी को निश्चित रूप से लाभ होगा। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें मैकॉले तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है तो वो किस प्रकार से उन्होंने नष्ट किया, तो ये आपने विस्तृत रूप से बताया। तो हमें एक प्रश्न आता है कि ये जो षड्यंत्र किया गया, तो इसके बारे में पश्चिमी इतिहासकार जो थे तो उन्होंने कहीं पर प्रकट किया है क्या? तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ कार्तिक जी, ये जो अंग्रेज़ों के षड्यंत्र के बारे में पश्चिम के कुछ विद्वानों ने भी इसके संदर्भ में अवश्य लेखन किया है, वो भी आज हम समझ लेंगे। और इसमें अमेरिका के जो एक लेखक है, जो एक दार्शनिक भी थे और एक इतिहासकार भी माने जाने वाला एक जो व्यक्तिमत्व था, विलियम जेम्स डुरांट, जिसको विल डुरांट भी करके संबोधन किया जाता था, इनका इसमें प्रमुख सहभाग रहा है। विल डुरांट एवं उनकी जो पत्नी थी एरियल डुरांट, इन दोनों को 1968 में अमेरिकन शासन के द्वारा जो पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है वह दिया गया था और 1977 में उन्हें राष्ट्रपति के मेडल भी प्रदान किया गया था। तो उनका कुछ विशेष योगदान इस इतिहास और इसके लेखन के संदर्भ में था। और विश्व में जो सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकें हैं, जिसको बेस्ट सेलर कहा जाता है, तो बेस्ट सेलर किताबों के लेखक के रूप में भी विल डुरांट को जाना जाता है। और उन्होंने जो लिखी हुई जो पुस्तक थी द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, यह अत्यंत प्रसिद्ध थी और यह एक बेस्ट सेलर ही पुस्तक थी। इसके पूर्व उन्होंने द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, यह जो एक पुस्तक लिखी थी वह विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई थी और वह भी एक बेस्ट सेलर पुस्तक थी। और बेस्ट सेलर किताबों के एक लेखक के नाम से विल डुरांट अत्यंत प्रसिद्ध थे। अब विल डुरांट जैसे और भी कई जो पश्चिमी विद्वान थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, और जिनकी मान्यता है कि भारत के विभिन्न स्रोतों से ही दुनिया में ज्ञान विज्ञान की धारा प्रवाहित हुई थी। और ये जो ज्ञान विज्ञान की धाराएं जो प्रवाहित हुई थी, इन सभी का जो स्रोत था वो भारत के संस्कृत साहित्य में ही छिपा हुआ था। यानी केवल विल डुरांट ही था ऐसे नहीं, तो उसके जैसे अनेक पश्चिमी इतिहासकार, दार्शनिक और लेखक थे जिन्होंने ये मान्य किया था कि विश्व की ये जो ज्ञान विज्ञान का जो वर्तमान जो अनुसंधान या शोध या अभी जो वर्तमान स्थिति है
उसका मूल स्रोत भारत का ही संस्कृत साहित्य था। मगर ये संस्कृत साहित्य में छिपे हुए हैं, ऐसा वे इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा यह यत्नपूर्वक छिपाए गए हैं। ये सत्य वे भी जानते हैं और वे इस सत्य का पर्दाफाश भी करना चाहते हैं। संस्कृत साहित्य का शिक्षण और संरक्षण तथा उसका संवर्धन करने वाले जो भारतीय शिक्षा परंपरा के जो गुरुकुल थे, उन गुरुकुलों को नष्ट कर एक योजना के तहत भारतीय शास्त्र और ग्रंथों का ये जो अंग्रेजी सत्ता थी, यह अंग्रेजी सत्ता ने कुछ जो बिकाऊ भाषाविदों, यानी जो पैसे लेकर जो भाषांतरण करने वाले, यानी कॉमर्शियल ट्रांसलेटर जिसको कह सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हाथों से इस भारतीय जो विरासत थी संस्कृत और अन्य स्थानिक भाषा के ग्रंथों की, उनका विकृत अनुवाद कराकर, यानी ग्रंथों का मूल अर्थ को ना लेते हुए उस अर्थों का विकृत अर्थ लेकर उन ग्रंथों का अनुवाद करके शिक्षा की एक सुनियोजित ऐसी पद्धति अंग्रेज़ों ने कायम किया था। अंग्रेज़ों ने ऐसे एक षड्यंत्र को अंजाम दिया था कि भारतीय ग्रंथों का विकृत अर्थ निकाल कर ये गलत है करके एक तरफ साबित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वही ज्ञान, चाहे ज्ञान हो या विज्ञान हो, वे अपने नाम पर उसको पश्चिमी देशों में प्रसारित करके उसका श्रेय वे स्वयं ले रहे थे। तो ये अंग्रेजी के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ऐसे विल डुरांट जैसे कुछ तत्वनिष्ठ, सत्यनिष्ठ दार्शनिक इतिहासकारों ने निश्चित किया है और इसके संदर्भ में उन्होंने निश्चित लेखन किया है, यह हमें दिखाई देता है। अब ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की लूट किस तरह की गई, भारत की मतलब आत्मा की, भारत की एक चरित्र की, भारत के एक आस्था की कैसे हत्या किया है, वह संक्षेप में हम जान लेंगे। विल डुरांट ने 1930 में किताब लिखी थी, द केस फॉर इंडिया, और लेखन के क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से लिखी गई इस किताब में उन्होंने विस्तार से यह बताया है कि ब्रिटिश शासन भारत में आने के पहले भारत कैसा था, आर्थिक रूप से कैसा था, शैक्षणिक रूप से कैसा था, ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के संदर्भ में कैसा था, उसकी वैज्ञानिक पारंपरिक विज्ञान का उत्कर्ष कहाँ तक हुआ था, इस संदर्भ में सभी में उसने एक आढ़ावा लेकर वही किताब का लेखन किया था। इस पुस्तक में विल डुरांट ने ब्रिटिश ने अपने कार्यकाल में भारत को कैसे लूटा और भारत के आत्मा की कैसे हत्या करके भारत के चरित्र को नष्ट किया, इसके संदर्भ में स्पष्ट और तत्वनिष्ठ विवरण विल ने लिखा है। इस पुस्तक के पहले ही पन्ने पर उन्होंने भारत के लिए एक निजी रूप से एक संबोधन जोड़ा था और जो भारत के संदर्भ में उसने लिखा था उसका जो अनुवाद है वो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। विल डुरांट ने लिखा था कि इस अध्याय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत के बारे में पुख्ता ढंग से लिखने के मामले में मैं बहुत गरीब सिद्ध हुआ हूँ। किताबें लिखने से पूर्व मैंने स्वयं 2 बार भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम की यात्रा किया और उत्तर से लेकर दक्षिण में जो बसे शहर थे उन शहरों को मैंने स्वयं देखा और इसके बाद भारत के विषय में जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध हुई और उसका पूर्ण अध्ययन करने के बाद जब मैं भारत के संदर्भ में पुस्तक लिखने के लिए तैयार हुआ तो भारत के संदर्भ में अध्ययन के बाद मैंने यह समझा कि 5000 वर्ष पुरानी यह सभ्यता के सामने मेरा जो ज्ञान है वो ज्ञान अत्यंत तुच्छ और टुकड़े से भरा हुआ है। यानी भारत की जो विरासत, भारत की जो परंपरा, भारत की जो संस्कृति, भारत का जो अनुसंधान है, शिक्षा है, अर्थ है, न्याय है, नीति है, इसके संदर्भ में जब अध्ययन करने के बाद
उसने स्वयं का निरीक्षण किया तो व्हील डुरांट को लगा कि इसके सामने तो मेरा ज्ञान अत्यंत तुच्छ और टुकड़े टुकड़े से भरा हुआ है। और यह उसका मत 1930 का है, यानी आज यह उससे भी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है, यह तथ्यों के साथ सिद्ध होता है। यानी 1930 तक के भी जो हमारा आधुनिक विज्ञान का उत्कर्ष है, विश्व ने आधुनिक विज्ञान के तौर पर जो तरक्की किया था, उस तरक्की के तुलना में हजारों वर्ष पुरानी हमारी जो सभ्यता है वह अत्यंत विरासत वाली थी, धरोहर वाली थी, यह तथ्यों के साथ सिद्ध हुआ है। व्हील डुरांट आगे लिखता है कि भारत के उस सभ्यता के सामने जिसका दर्शन, साहित्य, धर्म और कला, इसका विश्व में कोई बराबरी नहीं है। 1930 की यह बात है। आगे व्हील डुरांट कहता है कि इस देश की जो अंतहीन धनाढ्यता थी, इस देश की जो अंतहीन धनाढ्यता थी, इसकी ध्वस्त हो चुकी जो शान है और तथा स्वतंत्रता के लिए उनका जो शस्त्रहीन संघर्ष है, इसमें अभी भी वो सब विरासत दिखती है, झांकती है। और व्हील डुरांट आगे यह कहता है कि मैं यह सब इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि भारत में मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है। मैंने यहाँ मेहनती और महान लोगों को अपने सामने भूखे मरते हुए देखा है। परंतु वो आगे यह लिखता है कि भूखे मरते हुए लोगों को देखा है, परंतु ये लोग अकाल या जनसंख्या की वृद्धि से नहीं मरे थे। इनको ब्रिटिश शासन ने तिल तिल कर मारा था। यानी ब्रिटिश शासन केवल लुटेरे थे ऐसा नहीं, तो ब्रिटिश शासन लुटेरे के साथ वो हत्यारे थे। भारत के लाखों नागरिकों की हत्या के वो गुनहगार है। ब्रिटिश ने भारत के लोगों के साथ अत्यंत घिनौना अपराध किया है, ऐसे व्हील डुरांट लिख रहा है। और वो कहता है कि ये जो घिनौना अपराध है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। ब्रिटिश भारत को साल दर साल मारते रहे और इसके लिए उन्होंने हिंदू शासकों का भी सहारा लिया। यानी जिन हिंदू शासकों को उन्होंने अपना बटिक बनाया था, अपना उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, ऐसे हिंदू शासकों का सहारा लेकर उन्होंने भारत को तिल तिल कर मारा, भारतीयों को तिल तिल करके मारा था। और वे आगे कहते कि मैं एक अमेरिकन होते हुए भी, यानी एक अमेरिकन क्रिश्चियन होते हुए भी मैं ब्रिटिशों के इस अत्याचार का निंदा करता हूँ। एक तरह से वे यह कहना चाहते थे। आगे व्हील डुरांट कहता है कि भारत हमारे संपूर्ण मानव जाति की जननी है। यानी केवल वो भारत की जननी है ऐसा नहीं, वो पूरे विश्व की जननी है। उसके आगे वह कहता है कि संस्कृत जो भाषा है भारत की, वो यूरोप के सभी भाषाओं की जननी भी है। भारत माता हमारे दर्शन शास्त्रों की जननी है। अरबों के रास्ते से हमारे यहाँ जो अधिकांश गणित आया है, उस गणित की जननी ये भारत भूमि है। बुद्ध के रास्ते से ईसाईयत में जो अभी निहित जो आदर्शों की जो लिखाण हुआ है, उन सब आदर्शों की जननी भी भारत की भूमि और भारत का दर्शन शास्त्र है। ग्रामीण समाज के रास्ते ये जो स्वशासन है और लोकतंत्र है, उसकी भी जननी ये भारत भूमि ही है। और इस प्रकार से अनेक पहलू के दृष्टि से, अनेक प्रकारों से भारत माता हम सबकी ही माता है। इस पुस्तक में व्हील डुरांट ने आगे लिखा है कि भारत यह कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, यह एक विशाल देश है जहाँ पर 32 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। और 32 करोड़ यह जो जनसंख्या है, यह अमेरिका से 3 गुना से भी अधिक जनसंख्या है, ऐसे व्हील डुरांट कहता है। और व्हील आगे यह कहता है कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो ये देश भला ही राजनीतिक रूप से कमज़ोर था,
परंतु आर्थिक रूप से अत्यंत सक्षम था, बहुत सक्षम था। तिरुचिरापल्ली में जब एक मंदिर के दर्शन हेतु वे जा रहे थे तो विल डुरांट कहते कि मैंने तिरुचिरापल्ली में एक गाइड से एक सवाल किया था कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत के ये जो हिंदू राजा थे वे इतने भव्य मंदिर कैसे बना लेते थे। ये मंदिर निर्माण के लिए और मंदिरों का व्यवस्थापन करने हेतु धन की व्यवस्था कैसे की जाती थी, ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो विल डुरांट के इस प्रश्न पर वहाँ के जो मंदिर दिखाने वाले गाइड ने कहा था कि यहाँ का जो हिंदू राजा था वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम होता था कि वो जनता पर बोझ डाले बिना ये मंदिरों के निर्माणों का कार्य वे कर सकते थे। ये राजा जनता से टैक्स तो लेते थे, कर तो वसूल करते थे, लेकिन कर वसूली का जो तंत्र था वो ब्रिटिश के जैसा भारी कर वसूली का नहीं था। सर्वसामान्य लोगों को सहज संभव हो इस तरह से कर वसूली करते थे, मगर उसके उपरांत भी वे इतने सक्षम होते थे कि स्वयं के खर्चे से वे मंदिरों का निर्माण करते थे। और जब ब्रिटिश भारत में आए तो देश में क्या हुआ, तो जो पारंपरिक शिक्षा का जो एक सुगठित जो ढांचा था, जहाँ पर बच्चे गुरुकुल में आते थे, विविध विषयों में पढ़ाई करते थे, तो ब्रिटिशों ने भारत में आने के बाद ये जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उसको ध्वस्त कर दिया। और इस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके उन्होंने व्यावसायिक स्कूलों को बढ़ावा दिया। यानी हमारा जो शिक्षा था वह ज्ञान अर्जन का केंद्र था, अपने जीवन का अर्थ, जीवन का ध्येय जानने का, एक मनुष्य जीवन को सुखी, समाधानी और आत्मिक आनंद प्राप्त करने का, इस उद्देश्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। उस शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने एक व्यावसायिक स्कूलों के इसमें बदल दिया। यानी एक अर्थार्जन के रूप से शिक्षा व्यवस्था भी एक अर्थार्जन करने का साधन बना, और पढ़ना इसलिए कि मुझे धन कमाना है, अर्थार्जन करना है, इस तरह से एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्कूलों को अंग्रेज़ों ने बढ़ावा दिया था। ब्रिटिश भारत में आने के पहले और ब्रिटिश का शासन भारत में लागू होने के पहले भारत में 7 लाख से भी ज़्यादा गाँवों में स्कूल थे, और ब्रिटिश शासन जब यहाँ लागू हुआ उसके दौरान केवल 7 लाखों से अधिक में से केवल 1 लाख ही गुरुकुल बचे थे। यानी कितने बड़े पैमाने पर करीब करीब 85% स्कूलों को अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था। अंग्रेज़ों ने देश की इस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का जो आधा हिस्सा था वो तो आते आते ही उन्होंने तबाह कर दिया था, और जब वो स्थापित हो गए तो करीब करीब 85% शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। और इसके बाद भारत में शिक्षा आमजन के लिए आसानी से सुलभ भी नहीं रही। तो एक प्रकार से अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो अंग्रेज़ों ने भारत के शिक्षा व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया। आते से ही आधा हिस्सा ख़त्म कर दिया, और सत्ता स्थापित होने तक के करीब करीब 85% गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। अपने व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक स्कूलों को स्थापित करके उनके राजकाज चलाने के लिए एक बाबू, एक मिडिल क्लास निर्माण होने वाले एक शिक्षा व्यवस्था को लागू किया, और एक तरह से भारत के आत्मा का, भारत के चरित्र का, भारत के ज्ञान का उन्होंने खून किया, यही हमें दिखाई देता है। तो इतना षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार था कार्तिक जी, वो लुटेरे नहीं, वो खूनी थे। ब्रिटिश सत्ता केवल लुटेरी नहीं, ब्रिटिश सत्ता ये खूनी भी थी, यह इससे प्रमाणित होता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया, तो हम सभी दर्शकों को ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से एक अमेरिकन इतिहासकार, एक लेखक ने जो भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए इसके बारे में सारी जानकारी लिख कर रखी है। भारत किस प्रकार से सोने की चिड़िया था, कितना गौरव भारत में था, ये सब उन्होंने लिख कर रखा है। और अंग्रेज़ भारत में आने के उपरांत उन्होंने किस प्रकार से षड्यंत्र किए और हमारे देश को, हमारे लोगों को हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से दूर कर दिया गया। तो ये जो सच्चाई है
ये आज कहीं ना कहीं तो हमारे लोगों से छुपाने का एक गलत प्रयास हुआ है। तो आज हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, ये शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। जो दर्शक फेसबुक के माध्यम से इसे देख रहे हैं वो अवश्य वॉच पार्टी कर सकते हैं और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने फ्रेंड्स हैं और उन्हें भी ये पहुंचाने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैं इस धर्म संवाद को आगे लेकर जाऊंगा। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, ऐसे कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने ही शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया, तो ये क्या सच्चाई इसमें है या ये भी एक षड्यंत्र के रूप में इस प्रकार से बताया गया है? तो हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में मार्गदर्शन करें। कार्तिक जी, भारत में यह एक बात प्रचलित है कि अंग्रेज़ों ने शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया और अंग्रेज़ आने के बाद ही शूद्रों को शिक्षा मिली है। परंतु आपका यह प्रश्न सही है कि क्या ये षड्यंत्र है, क्या ये एक षड्यंत्र के तहत यह प्रचार किया जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना ज़रूरी है कि पहले भारत में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था और अंग्रेज़ों ने ही उनके शासनकाल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया था। वरना भारत में ब्राह्मणों ने तो उनको हज़ारों साल तक की शिक्षा से दूर रखा। ऐसा एक अपप्रचार या षड्यंत्र ज़रूर किया जा रहा है। मगर इन विद्वानों को यह बात पता नहीं है, या अगर पता भी हो तो अपनी नीति के समर्थन में लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए वे ऐसा अपप्रचार कर रहे हैं। ऐसे हमको ध्यान में लेना होगा। इन विद्वानों को शायद यह पता नहीं है, या पता हो भी परंतु वे अपने समर्थकों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, क्योंकि जब तक शिक्षा ब्राह्मणों के हाथों में थी तब तक भारत में शिक्षा लेने, शिक्षा ग्रहण करने का हर कोई अधिकारी था। किसी की जात या किसी की इस पर शिक्षा नाकारी नहीं जाती थी। हर बच्चे को उसकी उम्र 5 वर्ष 5 महीने और 5 दिन होने पर उसका गुरुकुल में प्रवेश होता था। जबकि उस समय ब्रिटेन की क्या स्थिति थी वह हम जान लेंगे। नोबल परिवारों को ही शिक्षा का वहाँ तक अधिकार था, यानी जो राजघराने थे या अमीर उमराव के घराने थे उनके ही परिवारों को, लोगों को ब्रिटेन में शिक्षा दी जाती थी और बाकी सब लोगों को अशिक्षित ही रखा जाता था। और उस समय भारत में जब गुरुकुल परंपरा थी उस समय हर बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य थी और 5 वर्ष 5 महीना और 5 दिन की आयु होने पर बच्चा गुरुकुल में जाया ही करता था। 1830 में अंग्रेज़ों द्वारा जो संकलित किया गया जो डाटा था, यह जो जानकारी थी, उसमें यही बताया है कि स्कूल में जाने वाले जो, अगर जाति न्याय, अगर इसके न्याय अगर हमें अध्ययन करना है तो स्कूल में जाने वाले शूद्र छात्रों की जो संख्या थी वो ब्राह्मण छात्रों से 4 गुना अधिक थी। और ये ब्रिटिश ने जो संकलित किया जानकारी उसमें लिखा हुआ है, ये अन्य कोई कह रहा है ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जब अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लूट शुरू हो गई, भारत का मनी ड्रेन होकर यूरोप में जाने लगा, यानी भारत का पैसा चुरा कर लूट कर यूरोप जाने लगा, भारत के जो ग्रामीण उद्योग थे उसको नष्ट किए गए और अंग्रेज़ों से फैक्ट्री या उद्योगों से बना हुआ पक्का माल भारत में आने लगा। उसके बाद भारत में जब करोड़ों लोग बेरोजगार होना शुरू हो गया, बेरोजगार होने से गरीबी और वो बेघर होना शुरू हो गए, तो उनकी उस समय प्रारंभिक जो आवश्यकता थी वो रोटी कपड़ा और मकान बन गई। उस समय शिक्षा उनकी प्रारंभिक आवश्यकता नहीं रही। यानी अंग्रेज़ों ने भारत में जो लूट किया, अंग्रेज़ों ने भारत के जो ग्रामीण व्यापार को ध्वस्त किया, अंग्रेज़ों ने औद्योगिकरण करके इंग्लैंड में बना हुआ पक्का माल लेकर भारत में आकर व्यवसाय शुरू किया, तो भारत में जो बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी, तो उसके बाद शिक्षा के लिए प्राधान्य देने के बजाय भारत की जनता को रोटी कपड़ा और मकान के लिए प्राधान्य देना पड़ा और धीरे धीरे भारत में साक्षरता का प्रमाण घटते गया और निरक्षरता बढ़ती गई। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो बताया तो उन
आंकड़ों से हमें ये ध्यान में आया कि ब्रिटिश सरकार ने द्वारा ही जो अहवाल प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें ही वो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत में जो ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तो उससे 4 गुना शूद्र विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो ये जो एक गलतफहमी हमारे लोगों में फैलाई जा रही है कि अंग्रेज़ों ने शिक्षा व्यवस्था शुरू की है और शूद्रों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, तो ये सरासर गलत प्रचार किया जा रहा है। ये हमें आपके वक्तव्य से, मार्गदर्शन से हमें ध्यान में आया। मैं अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता के नाम पर भारत की आर्थिक लूट किस प्रकार से की गई, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता के नाम पर जो भारत की लूट की गई है, इसका वास्तविक इतिहास हम सभी को समझ कर लेना आवश्यक है। और यह जो वास्तविक इतिहास है वो हम अमेरिकी जो इतिहासकार है, दार्शनिक है, वो विल डुरांट के ही संदर्भ से हम समझ लेंगे, क्योंकि उसने इसके बारे में अपने पुस्तकों में विस्तार से लेखन किया है। विल डुरांट लिखते हैं कि भारत पर ब्रिटिश की जीत यह एक व्यापारी कंपनी का आक्रमण ही था, और इस व्यापारी कंपनी के आक्रमण में भारत की जो उन्नत सभ्यता थी, उस सभ्यता का विनाश ही किया गया था। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वयं का ना कोई आदर्श था, ना उन्हें कला या आर्ट के प्रति कोई सम्मान था, ऐसी यह ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र लालच में, धन की लालच में, और ऐसे मधांध लोगों को लेकर आई थी जो बंदूकें और तलवार के दम पर भारत पर आक्रमण कर रहे थे, भारत के धन लूट रहे थे, भारत की आत्मा का खून कर रहे थे, भारत की संस्कृति, परंपरा, शिक्षा को ध्वस्त कर रहे थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे लोग थे जो रिश्वत देकर, सुपारी देकर तथा हत्याएं करके राज्यों पर अपना अधिकार जमा कर रहे थे, और अधिकार जमा कर वहाँ पर जो संपत्ति थी, धन था, उसकी लूट और चोरी उन्होंने करना शुरू कर दिया था। और राज्यों पर जब उन्होंने अधिकार जमा लिया, तो उसके पश्चात इस अपराध को एक कानून बनाकर उसको एक वैधानिक जामा पहनाने का भी प्रयास किया। यानी अंग्रेज़ों के बारे में कहा जाता है कि वे करते तो अपराध है, मगर करते इस तरह से कि उसको अपराध ना माना जाए। यानी दे डू इलीगल थिंग इन अ लीगल वे, इस तरह से उनका वर्णन किया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने जब सत्ता जमाई और वो जिस तरह से भारत की लूट कर रहे थे, धन संपत्ति लूट कर यहाँ से लेके जा रहे थे, भारत की परंपरा, शिक्षा पद्धति को जिस तरह से ध्वस्त कर रहे थे, तो ये अपराध को अपराध ना माना जाए, इसलिए उन्होंने कुछ कानून ऐसे बनाए कि जिसके माध्यम से ये करने का अधिकार उनको मिल गया। यानी एक तरह से किसी अपराध को अभी वैधानिक जामा पहनाकर उन्होंने पिछले जो 173 साल से भारत को जिस तरह से बुरी तरह से उन्होंने लूटा था, उसको उन्होंने एक संवैधानिक मान्यता दे दिया था। और ये आज भी जारी है। आज इन घटनाओं को हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या अभी हम जो सुन रहे हैं, तो आज भी यह जो प्रक्रिया है वो चल रही है, ये वास्तविकता है। और हमें ये जानकर आश्चर्य हो गया कि आज भी भारत में 1860 का जो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड है, जो अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी सत्ता उखाड़ कर फेंक कर स्वतंत्रता के लिए जो पहला स्वातंत्र समर हुआ था, तो उसको दबोचने के लिए, उसको दबाने के लिए जो कानून बनाया था, तो 1860 का जो इंडियन पिनल कोड है, और अधिकतर जो भारत के संविधान में जो कानून है वो अंग्रेज़ों के ही चल रहे हैं, और आज भी वही परंपरा भारत में चल रही है, ऐसे हमें दिखाई देता है। जो लोग आज हिंदुओं की ये जो अवर्णनीय गरीबी है, भारत की गरीबी है, पिछड़ापन है, या भारत के लोगों की जो असहायता देख रहे हैं, उन्हें यह विश्वास ही नहीं होगा कि ब्रिटिश हो या यूरोप के अन्य देश हो, तो वो भारत के तरफ क्यों आकर्षित हुए, उसका कारण ही उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में वो भारत की गरीबी, लाचारी, असहायता को देख रहे हैं। मगर इंग्लैंड और यूरोप के देश भारत के तरफ इसलिए आकर्षित हो गए थे क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के जो डकैत थे, पायरेट्स थे,
मतलब जो समुद्री जहाज पर जाकर आसपास से जाने वाले जहाज़ों को लूटकर धन संपत्ति इकट्ठा करते थे, तो उनको जब यह पता चला कि यह जो सब धन संपत्ति है वो भारत के व्यापारियों की है और भारत की भूमि है, यह धन वैभव हीरे सोना चांदी जड़ जवाहर से समृद्ध है, तो यह जब जानकारी इन समुद्री लुटेरों को मिली तो उसके कारण ये यूरोप के देश भारत की तरफ आकर्षित हुए थे। और ये चाहे वास्को द गामा हो या फिर जो पुर्तगाल से लेके तो अंग्रेज़ है जो भारत में आए हैं, उन्होंने ये धन के आकर्षण के कारण ही वे भारत में पहुँचे थे। इस धन संपत्ति के बारे में संडरलैंड अपने पुस्तक में लिखता है कि ये धन वैभव और संपत्ति हिंदुओं ने विभिन्न तरह से एक विशाल उद्यम के द्वारा, एक विशाल इंडस्ट्री के द्वारा उन्होंने ये भारत में निर्माण किया था। किसी भी सभ्य समाज को जितनी भी तरह की वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा या मनुष्य के मस्तिष्क यानी दिमाग से या उसके हाथ यानी कला से बनने वाली हर रचना यानी क्रिएशन वर्तमान में जो भी एग्जिस्ट करती होगी और जिसकी बहुमूल्यता अधिक है या जिसकी कीमत अधिक है या जिसकी मानवीय उपयोगिता यानी उसकी मनुष्य जीवन के लिए उपयोगिता हो या फिर उसकी सौंदर्यता हो, जो भी प्रकार के आपको उत्पाद आपको पता है वे सब उत्पाद भारत में प्राचीन काल से उत्पादन हो रहे थे। यानी कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि यूरोप और तत्सम पूरे विश्व में उस समय जो कुछ औद्योगिक आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के माध्यम से जो भी वस्तु कला कुसर निर्माण हुई थी वो भारत में प्राचीन काल से उत्पादन हो रही थी, ऐसे वो स्पष्टता से कह रहा है। भारत यूरोप या आशिया के किसी भी देश से वह एक बड़ा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग देश रहा। यानी एक तरह से यह कहा जाता है कि भारत पिछड़ा है, वो रानटी है और वहाँ पर विज्ञान का कोई अनुसंधान नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ यूरोप के ये लेखक कह रहे हैं कि यूरोप और एशिया के किसी भी देश से भारत सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग ही देश रहा है। यानी समकालीन इसमें भारत की प्रगति कितनी थी वही इससे हमें पता चलता है। वह अपने पुस्तक में लिखता है कि इंजीनियरिंग का जो भी महान काम था वो भारत में था। इनके पास बड़े बड़े जो महान व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो भारत के पास थे। भारत में बड़े बड़े बैंकर्स थे और फाइनेंसर थे। यानी अर्थनीति के दृष्टि से जो लगता है कच्चा माल, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, बैंकर, फाइनेंसर, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट से लेके तो जो आपको चाहिए वो भारत में प्राचीन काल से प्रचुर और बड़ी मात्रा में था, ऐसा वे अपनी किताब में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और ये अंग्रेज़ और क्रिश्चियन लेखक ने लिखा हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। आगे वे अपने पुस्तक में लिखते हैं कि भारत सिर्फ महानतम जहाज बनाने वाला राष्ट्र नहीं था, बल्कि दुनिया में सभ्य समझने वाले जो सारे राष्ट्र थे वो सभी राष्ट्रों के साथ भारत का व्यवसाय और व्यापार उस समय शुरू था, जिस समय यूरोप में कपड़े कैसे पहनना, कपड़े कैसे बुनना या सूत कैसे बनाना ये जब यूरोप को पता नहीं था, या पक्का घर बांधकर घर में रहना चाहिए ये जब पता नहीं था, ये जंगली जानवरों के चमड़े के वस्त्र पहना करते थे, घोड़ों पर इनका ट्रांसपोर्ट होता था और जंगलों में रहते थे। उस समय भारत का पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ प्रचुर मात्रा में व्यवसाय और व्यापार हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने जब भारत के धरती पर कदम रखा था तब ऐसा भारत देश था, ऐसे वे अपने पुस्तक में लिख रहे थे। लेकिन जब ये डैकेत, ये लुटेरे अंग्रेज़, ये खूनी अंग्रेज़, इन्होंने भारत के भूमि पर जब से कदम रखा तो कुछ ही वर्षों में उन्होंने जैसे शिक्षा का ढांचा यहाँ से ख़त्म किया, वैसे भारत का आर्थिक ढांचा भी उन्होंने यहाँ ख़त्म कर दिया। भारत जो अनंत काल से 1750 ईस्वी तक पूरी दुनिया का करीब 25% से अधिक जीडीपी का जो मालिक था,
ये डैकेत लोग, अंग्रेज़ी डैकेत लुटेरे, ये खूनी लोग जब भारत की भूमि पर आए, यूरोप के जो मिशनरी आए, तो उसके बाद केवल मात्र 2% वे जीडीपी के अधिकारी बने। यानी कहाँ 25% अंग्रेज़ आने के पहले भारत की जीडीपी, और कहाँ अंग्रेज़ आने के बाद मात्र 2% रही वो जीडीपी। और अपप्रचार तो ऐसा हो रहा है कि जैसे अंग्रेज़ ने आने के बाद भारत में शिक्षा शुरू हुई, जैसे अंग्रेज़ ने आने के बाद भारत में उत्पाद और औद्योगिकी शुरू हुई, और अंग्रेज़ आने के बाद भारत व्यापार करना सीखा। और प्रत्यक्ष में ऐसा था कि अंग्रेज़ आने के पूर्व विश्व की 25% जीडीपी 1725 तक के भारत के हाथ में थी, जो अंग्रेज़ के हाथ में पूर्ण सत्ता आने के बाद मात्र 2% रही थी। 19वीं ईस्वी में भारत की जीडीपी 25 थी, जो मात्र घटकर 2% ये जो बनी है, यह अंग्रेज़ों की भारत को देन है। यह अंग्रेज़ों का पाप भारत के माथे पर मढ़ा हुआ है। और आज जो भारत की गरीबी है, पिछड़ापन दिख रहा है, भारत का एक भूखमरी जैसा देश दिख रहा है, उसका कारण अंग्रेज़ों का यहाँ पर जो पाँव रखना और भारत के आर्थिक नीति को ध्वस्त करना वही था। यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। अब अंग्रेज़ों ने कैसे लूटा, अंग्रेज़ों ने कैसे डकैते डाला, अंग्रेज़ों ने कैसे भारत को कंगाल किया, उसके संदर्भ में अभी हम कुछ आंकड़े अभी देख लेंगे। ब्रिटिश ने भारत को 200 साल में अत्यंत लूटा है। वे भारत में आए, अरबों की संपत्ति लेकर हर वर्ष वो यहाँ से अपने देश में लेके जाया करते थे। लेकिन कभी हमने यह अंदाज़ लगाने का प्रयास किया है कि 200 साल अगर अंग्रेज़ों ने राज किया तो उसने हमारी कितनी संपत्ति लूटी होगी? ऐसा किसी ने विचार करने का प्रयास किया है? मैं निश्चित कहता हूँ कि किसी को यह विचार करने के लिए फुर्सत नहीं मिली होगी, क्योंकि अंग्रेज़ों के कारण ही हमारी प्रगति हो रही है, अंग्रेज़ों के कारण ही हमारे देश में शिक्षा आई है, अंग्रेज़ों के कारण ही हमारे यहाँ मिशन हॉस्पिटल्स आए हैं। ऐसे जो दिमाग में भर के पाश्चात्य को गुलामी मानसिकता बनाकर जो हमारे काले अंग्रेज़ 1947 के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई थी, वो काले अंग्रेज़ों ने जो ये हमारे मन में भर के रखा है, उसके कारण किसी भी भारतीय ने 200 साल में अंग्रेज़ों ने भारत से कितना धन लूट के लेके गया इसका विचार ही नहीं किया। ये सत्य है। मगर आपने यह तो सुना होगा ना कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और फिर ब्रिटिश शासन आने के बाद जब उन्होंने भारत से काफ़ी धन भारत से लूट के लेके गया, तो वैसे इसका तो अंदाज़ लगाना हमें काफ़ी मुश्किल ही है, क्योंकि उस समय हमारे पास इसकी लिखाण या नोंद या उसका नोटिंग करना हमारे पास उस समय व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है उत्साह पटनायक। इस अर्थशास्त्री ने यह बात ज़रूर बताई है कि अंग्रेज़ों ने भारत से संभवित कितनी रकम लूट कर यहाँ से लेके गए, अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने रकम का डाका डाला होगा, इसके बारे में उसने संभवित रकम हमें ज़रूर बताई है। ये जो कॉलोनाइज्ड भारत था, यानी अंग्रेज़ों का औपनिवेशक जो भारत था, और ब्रिटेन के बीच राजकोषीय संबंधों पर, यानी इकोनॉमिक जो हमारे संबंध थे, इस पर एक शोध करने वाली जानी मानी अर्थशास्त्री जिसका नाम उत्साह पटनायक था, उसने अपना एक प्रबंध इस पर लिखा है। और इस निबंध में वह लिखती है कि ब्रिटिश शासकों की ओर से भारत में जो लूटे गए खजाने हैं, इन लूट की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ा था। और उसके बाद वह डॉक्यूमेंट करती है कि अंग्रेज़ों ने साल 1765 से साल 1938 तक कुल 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा। ये ट्रिलियन पाउंड है, रुपये नहीं है। आज करीब करीब 1 पाउंड यानी 80 रुपया, ऐसा अनुपात कुछ चल रहा होगा। यानी 9.2 ट्रिलियन पाउंड का अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो करीब करीब 45 ट्रिलियन डॉलर होता है। भारतीय रुपए में अगर उसका रूपांतरण करने को देखते हैं तो 3,20,000 करोड़ रुपया
अंग्रेज़ों ने भारत में डाका डाल के यहाँ पर लूट करके वे अपने देश में लेके गए थे। और मुझे लगता है कि भारत से जो कोहिनूर हीरा वो लूट के गए थे, शायद उसका जो रकम है इसमें उन्होंने नहीं लगाया होगा, क्योंकि वर्तमान में भी कोहिनूर हीरे की जो कीमत है वो पूरे विश्व की संपत्ति को बेचकर भी उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, ऐसे कहा जाता है। तो ये कोहिनूर हीरा जो है वो उसके अलावा यह लूट है, ऐसे मुझे लगता है। उत्साह पटनायक ने अपने इस निबंध में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया है उसमें आगे लिखा है कि अंग्रेज़ों ने भारत को लूट कर बर्बाद कर दिया, और आज जो हमें अंग्रेज़ों की जो शान और शौकत दिख रही है वे भारत के जो लूटे हुए संपत्ति लेके गई उस संपत्ति के आधार पर उनकी शान और शौकत चल रही है। मगर विडंबना यह है कि इस शान और शौकत के लिए वे कभी भारत का नाम तक नहीं लेते कि ये हमने भारत से लाई हुई संपत्ति के ऊपर हमारी लूट चल रही है। अंग्रेज़ों द्वारा प्राचीन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर देने के साथ जो भारत में धन की लूट किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया है, इन प्रयासों के कारण आज भारत में एक प्रकार से गरीबी और दुर्बलता छाई हुई है। और ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य इस गरीब भारत में वर्तमान में संभव नहीं था। लोग अपना जीवन जीने के लिए जहाँ संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में जो पारंपरिक जो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें समाज द्वारा या समाज के दानी लोगों द्वारा चलाई जाने वाली जो गुरुकुल पद्धति है उसको पुनर्स्थापित करे, उसका पुनरुत्थान करे, ऐसी क्षमता भारतीयों के पास नहीं रहने के कारण हमारी ये जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है उसको स्थापित करना कठिन हो रहा है। और इसलिए स्वतंत्रता के उपरांत भी लोग सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर रहे, और जैसे अंग्रेज़ों ने प्रण किया था कि हम अपना पैसा भारतीयों को शिक्षित करने के लिए नहीं लगाएंगे, और उन्होंने निजी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया, तो स्वतंत्रता के उपरांत सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भारतीय को निर्भर रहते समय निजी शिक्षा व्यवस्था पर भी भारत को निर्भर होना पड़ा। और निजी शिक्षा ये केवल जिनके पास धन है उनके लिए सुविधाजनक हुई थी, और उसके कारण सर्वसामान्य जो भारत के लोग हैं वो अनपढ़ और निरक्षर ही रहने लग गए थे। तो अंग्रेज़ों ने जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए जो नीति का उपयोग किया था, वही नीति 1947 के बाद के सरकारों ने, काले अंग्रेज़ों ने जारी रखने के कारण अंग्रेज़ों के षड्यंत्र को वे मान्यता दे रहे थे, उनमें सहभागी हो रहे थे, और भारत को ध्वस्त करने की परंपरा ये काले अंग्रेज़ों ने आगे शुरू रखी थी। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्दैव है। जितना नुकसान अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में 1947 में किया, उससे अधिक 100 गुना नुकसान जिनको हम अपना सरकार कहते थे स्वतंत्रता के बाद, जिनको हम अपना मानते थे, ऐसे काले अंग्रेज़ों ने अपने ही जनता को, नागरिकों को भ्रमित और भ्रम में रखकर गुमराह करके अंग्रेज़ों की नीति चालू रखने के कारण स्वतंत्रता के बाद जो नुकसान हुआ वो अंग्रेज़ों के नुकसानों से 100 गुना अधिक हुआ। ऐसे हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब समय आया है कि अंग्रेज़ों ने ये लूट और डकैती किया है, उसका हिसाब और जवाब हमको अंग्रेज़ों को मांगना पड़ेगा। जिस तरह पोप दुनिया में घूम घूम कर अपने पापों का जो जिनोसाइड किया उसके बारे में क्षमा मांग रहे हैं, वैसे जैसे पोप को भारत में जो मिशनरियों ने जिनोसाइड किया उसके बारे में, धर्मांतरण किया उसके बारे में जैसे उसको शिक्षा मिलने के लिए, उसने क्षमा मांगने के लिए हमको बाध्य करने की आवश्यकता है, वैसे अंग्रेज़ों ने जो भारत में लूट, आर्थिक लूट किया, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त किया, हमारी संस्कृति परंपरा को ध्वस्त किया, हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान को अपने नाम पर प्रसिद्ध करके पूरा श्रेय ले लिया, तो इसके लिए अंग्रेज़ों को क्षमा मांग के उनसे कॉम्पनसेशन मांगने का समय अभी आ रहा है। हम सबको अभी संगठित होकर गत 200 वर्ष के अंग्रेज़ों के शासनकाल में और उसके पहले 600-700 वर्ष जो मुग़लों का शासनकाल था उसमें जो हुई लूट और अत्याचार है उसका जवाब मांगने की अभी समय आया है। भारत के प्रशासन, भारत का सरकार, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की जनता, इन सबको इसके बारे में सत्य अवगत कराकर, उनको संगठित कराकर पुनश्च
प्राचीन भारतीय परंपरा शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने की आवश्यकता है और अंग्रेज़ों से हमारी जो लूट लेके गई वो धन संपत्ति हमें वसूल करने की आवश्यकता है। यह सभी अभियान हमको आने वाले दिनों में लेना पड़ेगा। आइए हम सब संगठित होंगे, ईश्वर के चरणों में शरण जाएंगे। संवैधानिक मार्ग से हम अपनी मांगे प्रशासन, शासन, सरकार के सामने रखेंगे, उनका प्रबोधन करेंगे, आम जनता का प्रबोधन करेंगे और ज्ञान शक्ति और समाज के एकता के बल के आधार पर एक भारत के पुनरुत्थान प्रक्रिया को जागरूक करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के अभियान को हम जागरूक करेंगे। भारत को विश्वगुरु बनाने के अभियान को हम जागरूक करेंगे। भारत का पुनश्च गत वैभव, परंपरा और गौरवशाली उसका जो इतिहास है उसको जागरूक करके स्थापित करने के अभियान में हम जुड़ेंगे और ईश्वर हमें इस कार्य के लिए यश दे, यही प्रार्थना करते हुए आज मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है तो इससे ये बात तो सभी को स्पष्ट हुई होगी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत का जीडीपी उस समय कितना था जब ये अंग्रेज़ भारत में आए, और भारत से जाते समय हमारा जीडीपी कितना कम हो गया था। तो कितना भर भर कर ये लूट कर हमारे देश से सोना और सारी संपत्ति लेकर गए हैं, यह हमें आज यहाँ पर आंकड़ों के साथ यहाँ पर सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी ने बताया है। तो ये सत्यता ये केवल हमने सुनी थी, पर प्रत्यक्ष में आज आंकड़ों के साथ हमारे आज सामने आई है। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, भारत एक समय में वैभवशाली संपन्न देश था, राष्ट्र था। आज पुनः हमें भारत को यह वैभवशाली राष्ट्र बनाना होगा। इसके लिए जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, इसके जगह पर हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को हमें फिर से यहाँ पर भारत में स्थापन करनी होगी। इसके लिए हम सभी को एकत्रित आकर संगठित रूप से हमें ये प्रयत्न करने होंगे। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, यह कार्यक्रम देखते समय यदि आपको लगता है आप इस कार्य में सहभाग लेना चाहते हैं तो आप प्रत्यक्ष में अपना नाम और अपना संपर्क क्रमांक चैट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से आप सभी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विषय यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।